दिस इज़ मोहम्मद नदीम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजीज नदीम। जैसा कि आज का टॉपिक है एनीमिया, तो हम एनीमिया के बारे में आज जानेंगे कि एनीमिया क्या होता है और क्यों एनीमिया हो जाता है और कितने तरह की एनीमिया होते हैं और एनीमिया के सिम्टम क्या होते हैं। तो पहले तो जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया ये होता है कि पेशेंट के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आगे मैं प्रॉब्लम्स बता दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, बट पहले जानते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया में एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड होता है वो कम हो जाता है। क्वांटिटी में कम नहीं होता है, एक्चुअली वो क्वालिटी में कम होता है, क्योंकि जो आरबीसीज होती हैं उनकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं रहती है एनीमिया के केसेस में। तो उसमें आरबीसीज का जो सेल्स साइज और शेप होता है उसमें वो सारा डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसीज ऑक्सीजन का जो सप्लाई करती हैं आरबीसीज उसमें कमी आ जाती है। तो पेशेंट को धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट थोड़ा थका थका रहता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये एनीमिया होता क्या है। ठीक है, तो एनीमिया के केस में क्या होता है, पेशेंट का आरबीसीज काउंट कम हो जाता है और उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है, क्वांटिटी भी कम हो जाती है और क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो आप जानते हैं कि एनीमिया डेवलप कैसे होता है। तो तीन तरह से एनीमिया हो सकता है। एक तो होता है हमारा ब्लड लॉस। ठीक है, तो ब्लड लॉस भी दो तरह से होता है। एक होता है एक्यूट ब्लड लॉस, दूसरा होता है क्रोनिक ब्लड लॉस। एक्यूट में आता है जैसे हम कहीं जा रहे हैं या कोई कहीं जा रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे उसका ब्लड ज़्यादा बह गया, तो इस केस में भी पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, क्योंकि जितना ब्लड बहा है उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा बॉडी थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है, तो उस केस में भी पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। और दूसरा होता है क्रोनिक ब्लड लॉस। किसी किसी पेशेंट में क्या होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन कोई होता है जिसकी वजह से पेशेंट को धीरे धीरे ब्लीडिंग होती है, जैसे कि पाइल्स होता है और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसमें ब्लड लॉस होता है। स्टूल के रास्ते ब्लड पास होता है, यूरिन में पास होता है और पेशेंट उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, धीरे धीरे पास होता है वो और पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ड्यू टू ब्लड लॉस। अब आता है कि हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है कि आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं हेमोलिसिस। तो हेमोलिसिस की वजह से भी आरबीसीज ज़्यादा टूटने से पेशेंट्स को एनीमिया हो जाता है। बट जो आरबीसीज की नॉर्मल लाइफ होती है वो 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट किसी वजह से ये जो 120 दिन का दिन दिया गया है उससे पहले ही आरबीसीज टूट जाती हैं, जिसको बोलते हैं हेमोलिसिस। ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता है, हेमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तीसरा होता है एनीमिया ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। एक केस ऐसा होता है कि आरबीसी ही सामने से कम बन रहा है, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, तो अब ये जो हमारा डिस्ट्रक्शन होता है आरबीसीज का, इसके क्या क्या वजह हैं। ठीक है, तो उसमें एक होता है सेलुलर वर्जिन। ये जो सेल आरबीसी जो सेल है उसके साइज एंड शेप की वजह से आरबीसी टूटती हैं। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि उसमें साइज और शेप का सेल का कोई लेना देना नहीं होता है, फिर भी आरबीसी टूटती हैं। ठीक है, तो जो सेलुलर होता है उसमें होता है कॉन्जेनाइटल स्फेरोसाइटोसिस, दूसरा होता है कॉन्जेनाइटल ओवेलोसाइटोसिस। ठीक है, तो इसमें जो रिस्पांसिबल होता है हेमोलाइसिस का वो होता है कि वो सेल्स का साइज और शेप। क्या होता है कि जब आरबीसीज ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहा होता है तो वो शेप प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपस में उलझ के टूट जाते हैं सेल्स और वो हेमोलाइसिस हो जाता है ब्लड का। ठीक है, जैसा कि उसका एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया और कॉन्जेनिटल स्फेरोसाइटोसिस, कॉन्जेनिटल ओवेलोसाइटोसिस। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि आरबीसी सर्कुलेशन में बहते बहते कैसे टूट जाएगा, तो वो उलझ जाते हैं एक दूसरे में। जैसे जिस तरह से बारहसिंघा उलझ जाता है, कभी कभी वो झाड़ियों में जाके उलझ जाता है, अपने आप को घायल कर लेता है, इसी तरीके से आरबीसीज भी आपस में उलझ के टूट जाती हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर जो वर्जिन है इसका हेमोलिसिस का, वो उसमें क्या होता है, एक तो होता है मलेरिया इन्फेक्शन, दूसरा होता है लेड पॉइजनिंग। मलेरिया इन्फेक्शन में क्या होता है, आरबीसीज को अटैक करता है मलेरिया, जिसकी वजह से आरबीसीज टूट जाती हैं
और उनका जो हेमोलिसिस होता है यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। और तीसरा होता है ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, इसको बोलते हैं AIHA, ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। इस केस में क्या होता है, कुछ एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में बन जाती हैं जो आरबीसीज के अगेंस्ट काम करती हैं, उसको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बोलते हैं। और उसी का एक पार्ट है ये AIHA यानी कि ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनीमिया। अब ये देखते हैं कि एनीमिया के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो एनीमिया के टाइप में हमारा पहला आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है कि जब आरबीसीज हमारी बंद तो नहीं होती हैं बट उसमें आयरन की कमी होने की वजह से, क्योंकि आयरन बहुत ज़रूरी होता है आरबीसीज बनाने में, आयरन प्लस हीम मिलके बनता है आरबीसीज। बट जब आयरन की कमी हो जाती है पेशेंट में तो आरबीसीज जो होता है थोड़ा छोटा हो जाता है, नॉर्मल जो साइज होता है आरबीसीज का उससे छोटा होता है, यानी कि वो माइक्रोसाइटिक होता है। तो आयरन डेफिशिएंसी जब होती है तो पेशेंट को माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। दूसरा हमारा आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, अच्छा हाँ, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी छोटा हो जाता है और जो उसका एमसीवी होता है, मीन कार्पोसल्कुलर वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि एमसीवी कम हो जाता है। दूसरा जो हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसमें हमारा B12, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से होता है। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है, जो कि पेशेंट विटामिन B12 और फॉलिक एसिड सही मात्रा में नहीं ले रहा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है और ये एनीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, आरबीसीज का शेप बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल जो आरबीसीज होती है उससे बड़े शेप के सेल हो जाते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा एमसीवी बढ़ जाता है, एमसीवी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, और तीसरा आता है परनिशियस एनीमिया। ठीक है, अब परनिशियस एनीमिया क्या होता है, ये एनीमिया भी विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी से होता है। ठीक है, बट इसमें फ़र्क यह होता है कि पेशेंट विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड प्रॉपरली ले रहा होता है, बट होता क्या है कि पेशेंट वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जो डाइटरी ले रहा होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है ड्यू टू डिफेक्ट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है कि कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के। तो वो पेशेंट तो प्रॉपरली ले रहा है डाइट, विटामिन B12 फॉलिक एसिड ले रहा है, बट वो उसका एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए एनीमिया हो जाता है, जिसको बोलते हैं परनिशियस एनीमिया। फिर हमारा लास्ट आता है अप्लास्टिक एनीमिया। अब अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि जो हमारा ब्लड बन रहा होता है ब्लड में, शरीर में, वो उस पर कुछ डिफेक्ट होता है, यानी कि हमारा जो बोन मैरो है वो फेल हो जाता है, बोन मैरो फेल टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। यानी कि बोन मैरो क्या होता है कि कोई भी सेल्स नहीं बनाता है, क्योंकि जितने भी सेल्स बनते हैं एडल्ट्स में वो बोन मैरो में ही बनते हैं, तो आरबीसीज भी बोन मैरो में बनते हैं, तो वहाँ से वो उसका बनना ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के सेल्स उसमें क्या पेशेंट का पैनसाइटोपेनिया हो जाता है, उसमें सारे सेल्स कम हो जाते हैं, यानी कि उसका हेमोग्लोबिन भी कम रहेगा, WBC भी कम रहेगा, प्लेटलेट भी कम रहेगा, बाकी सेल्स भी सब कम रहेंगे, यानी कि पेशेंट को पैनसाइटोपेनिया रहेगा और हेमोग्लोबिन भी कम रहेगा। तो उसको बोलते हैं अप्लास्टिक एनीमिया, जो कि थोड़ा सा टिपिकल होता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि एनीमिया के सिम्टम क्या होते हैं। तो एनीमिया में क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये आरबीसीज जो होती है इसका काम क्या होता है। एक्चुअली ये आरबीसीज क्या करती है, पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है ये, और ये लंग्स में जाके वहाँ से ऑक्सीजन लेता है लंग्स से, और ये ऑक्सीजन लेके बॉडी के पूरे टिश्यूज़ में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और टिश्यूज़ से फिर CO2 लेके लंग्स में छोड़ता है, और लंग्स हमारे सांस के रास्ते से उसको बाहर निकालता है CO2, और ये जो हम CO2 लेते हैं लंग्स में जाके वो आरबीसी एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर को वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। बट जिसको एनीमिया हो जाता है उसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, वो कम हो जाती है,
और इसी तरह से जब पेशेंट ज़्यादा कुछ मेहनत का काम करता है या सीढ़ियाँ चढ़ता है तो उसको सांस फूलने लगती है, क्योंकि जितना उसको रिक्वायरमेंट लगती है ऑक्सीजन की उतना बॉडी प्रोवाइड नहीं कर पाती है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये होता है कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, उन लोगों के अंदर आरबीसीज बढ़ जाता है, नॉर्मली बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया वेरा। बट वो कोई बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है और मतलब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बॉडी क्या करती है, आरबीसीज को ही बढ़ा देती है, क्योंकि ज़्यादा आरबीसीज रहेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन वो लोग सप्लाई करेंगे, यानी कि अपनी सेना ही बढ़ा देती है। ठीक है, तो ये बॉडी का नॉर्मल फिनोमेनन है, तो बॉडी को जैसा जमता है वो वैसा करती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।